नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूपी जीके एमसीक्यू में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एससी से तहत जो भी क्वेश्चंस, जो भी कंप्यूटर के नए चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, उन सभी पे हम क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है ना। हर टॉपिक पे आपको लगभग उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं यूनिक क्वेश्चन रहेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम करवाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। इसमें सभी प्रश्न क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, इसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्न आसानी से हल होंगे और सभी क्वेश्चंस को क्या होगा कि डिटेल के साथ उसका आंसर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो और ये भी जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन अभी अगर प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे आप, प्रीवियस ईयर में जितने अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम नए हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। आप देखेंगे तो इसमें मैच करेंगे। मतलब ये कि जितने भी, अब ये जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, IoT। तो IoT के बारे में जितने भी जानकारी होंगी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी पहले देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 10-10 क्वेश्चन पे क्या रहेगा कि उसके बारे में थोड़ी जानकारी रहेगी, और उसके बाद जो है क्वेश्चन रहेंगे और उसका आंसर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विस्तृत जानकारी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसमें फिजिकल डिवाइसेस, स्मार्टफोन, वियरेबल डिवाइस, स्मार्ट होम, ठीक है ना, अप्लायंस, इंडस्ट्रियल मशीनें, व्हीकल्स आदि इंटरनेट से कनेक्ट होकर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है ना, डिवाइसेस को ऑटोमेशन करना और डेटा के आधार पर स्मार्ट डिसीजन लेना। ठीक है, आगे चलें। IoT के ध्यान दीजिएगा प्रमुख जो घटक हैं, बात करें, पहला है सेंसर और डिवाइसेस। इसके बारे में क्या बातें कही गई हैं कि डेटा जो है इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर, सेंसर, कैमरा, GPS आदि, इसका प्रयोग किया जाता है, जो सेंसर और डिवाइसेस के माध्यम से होता है। सेकंड क्या देखेंगे, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, ठीक है, लो रहा है, ठीक है, 5G आदि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, क्लाउड सर्वर एक कंप्यूटिंग और AI सिस्टम, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जो डेटा का विश्लेषण करते हैं। बात करें यूजर की, तो यूजर इंटरफेस, मोबाइल ऐप्स, वेब डैशबोर्ड और वॉइस असिस्टेंट, जो यूज़र को कंट्रोल देते हैं। अब IoT से प्रमुख उपयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद हम MCQ करेंगे। स्मार्ट होम क्या होता है, देखो IoT का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इंटरनेट, ध्यान दीजिएगा, हमारे जैसे फ़ैन हो गया, स्मार्ट होम हो गया, हेल्थ में हो गया, तो कई जगह होता है। तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप देखते चलें। पहला हो गया स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में ध्यान दिया, स्मार्ट लाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्मार्ट लाइटिंग है। स्मार्ट थर्मोस्टेट है, मतलब टेम्परेचर को क्या करता है, वो नॉर्मल करके रखता है जितना होना चाहिए। सिक्योरिटी कैमरा होता है, ठीक है ना। सेकंड में बात करें हेल्थ केयर में, क्या इसका प्रयोग कैसे होता है, वेयरेबल डिवाइसेस, रिमोट पेशेंट और मॉनिटरिंग। अब वेयरेबल डिवाइसेस में जैसे हो गया आपका स्मार्ट वॉच हो गया ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके हेल्थ के बारे में सारी जानकारी रहती है। ठीक है ना, कितना आप चल रहे हैं, कितना चले हैं, कितना नहीं चले हैं, बाकी और सारी कितनी आपकी एनर्जी बर्न हुई है, ठीक है ना, सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल IoT में क्या होता है। इंडस्ट्रियल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें मशीन ऑटोमेशन में, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में, ठीक है ना, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में इसका प्रयोग देखो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर में भी प्रयोग इसका होगा, स्मार्ट इरिगेशन के लिए, सॉइल मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, IoT के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ऑटोमेशन, ठीक है ना, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक चीज़ें जो हो जाती हैं,
इसमें क्या होता है कि कम मानवीय हस्तक्षेप होते हैं, तेज और प्रभावी कार्य हो जाएगा। एनर्जी सेविंग में ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट डिवाइसेस बिजली की खपत कम करते हैं। अब जैसे हो गया कि अब अगर रात हो गई, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी तो खंभे वंबे में देखें, जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल हैं उसमें जो लाइट लगी होती है शाम को ऑटोमेटिक ना, समय पे एक टाइम फिक्स है वहाँ पे जल जाएगा और सुबह में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इसे लग जाता है, अगर बटन सिस्टम था तो कोई अगर बंद किए तो बंद किए, नहीं तो दिन भर चलता रहता है, तो वहाँ से एनर्जी सेविंग नहीं होती, एनर्जी का हम दुरुपयोग कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी का हम क्या करते हैं, खपत कम कर सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, हेल्थ केयर में, सिक्योरिटी में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में उपयोगी होती है। अब कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जैसे स्मार्ट होम असिस्टेंट, ठीक है। आईओटी से जुड़े चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है ना। हमने उसका उपयोग देख लिया, तो चुनौतियाँ भी देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। इसमें साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ हैकिंग और डेटा लीक का खतरा होता है। डेटा प्राइवेसी के बारे में देखें तो सेंसर द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा का दुरुपयोग करना। इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करें तो अलग अलग कंपनियों की डिवाइसेस का एक साथ कार्य न करना होता है। नेटवर्क निर्भरता के बारे में बात करें तो नेटवर्क निर्भरता क्या है, इसके बिना इंटरनेट के आईओटी डिवाइसेस बेकार हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। भविष्य में आईओटी के बारे में ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन और एज कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों के साथ आईओटी और अधिक स्मार्ट, तेज और सुरक्षित बनेगा। आईओटी उपयोग स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। ये आगे की बात है, ठीक। बात करें निष्कर्ष के बारे में तो निष्कर्ष इसका क्या निकल कर आता है कि आईओटी दुनिया को अधिक कनेक्टेड, स्मार्ट और ऑटोमेटेड बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी जैसी चुनौतियों का सामना निकालना भी ज़रूरी है, ठीक है ना, जिसमें डाटा चोरी होने की ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। बात करें आईओटी पे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, केवल कंप्यूटिंग नेटवर्क को सुधारना। केवल इस देखो, केवल शब्द जहाँ भी लगा रहेगा, केवल एक निगेटिव शब्द है, केवल शब्द तो सही होता ही नहीं है, कहीं भी अगर लगा हो तो पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। केवल स्मार्टफोन के उपयोग को बढ़ाना, ये भी गलत हो गया सेकंड में ही, ठीक है ना। अगला है सी वाला, भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर डेटा एक्सचेंज करना, यही क्वेश्चन, यही आंसर सही है, आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बारे में व्याख्या भी अच्छे से की गई है, ठीक है ना, आप देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आईओटी को किन प्रमुख तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इसकी व्याख्या देखें तो आईओटी का प्रभावी उपयोग करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और बिग डेटा जैसी तकनीकों का एकीकरण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का एक मुख्य घटक नहीं है। सेंसर और एक्सक्यूटर्स, ये तो है। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, ये भी है। सोशल मीडिया अकाउंट और नेटवर्क और गेटवे, तो जो सोशल मीडिया अकाउंट है ये आपका आईओटी से संबंधित नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसके बारे में, आईओटी सिस्टम में मुख्य रूप से सेंसर होते हैं, एक्चुएटर्स होंगे, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होगी, नेटवर्क और गेटवे शामिल होते हैं। देखा, सोशल मीडिया अकाउंट आईओटी का मुख्य घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आईओटी में उपयोग किए जाने वाले सेंसर का कार्य क्या होता है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, सेंसर का काम क्या होता है ना, डेटा को स्टोर करना, भौतिक परिवर्तनों जैसे तापमान, दबाव को मापना, ठीक है ना। केवल वाईफाई कनेक्ट करना, केवल शब्द ही गलत। ऑप्शन सी में लगाया है, डी में लगाया केवल डिवाइस को चार्ज करना, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन जिस तापमान, दबाव को मापना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर व्याख्या के बारे में बात करें तो व्याख्या देखिए क्या बोला गया है, सेंसर का मुख्य कार्य वातावरण में भौतिक डेटा जैसे तापमान, नमी, गति को मापकर प्रोसेसिंग यूनिट को भेजना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आईओटी में कौन सा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो आईओटी में जो प्रोटोकॉल होता है मुख्य रूप से, इसका काम होता है ऑप्शन नंबर बी, MQTT। ठीक है, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक हल्का प्रोटोकॉल है जिसे आईओटी उपकरणों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया होता है और जिससे कम बैंडविड्थ से अधिक प्रभावी संचार संभव होता है। ठीक है, तो MQTT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इस पर सवाल आए हुए हैं। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आईओटी में एज कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड में करना, डेटा प्रोसेसिंग को नेटवर्क के किनारे पर करना। ठीक है, केवल डेटा को स्टोर करना, आईओटी डिवाइस को बंद करना। तो जो आईओटी में एज कंप्यूटिंग है उसका काम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसके बारे में बताया गया कि डेटा प्रोसेसिंग को नेटवर्क के किनारे पर करना होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है। एज कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग को नेटवर्क के किनारे पर किया जाता है ताकि डेटा को क्लाउड तक भेजने की आवश्यकता कम और त्वरित प्रक्रिया मिल सके। बात करें, एज कंप्यूटिंग एक आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीकी है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग को केंद्रीय क्लाउड सर्वर के बजाय डेटा सोर्स जैसे आईओटी डिवाइसेस, लोकल सर्वर या गेटवे के करीब किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है लेटेंसी को कम करना, नेटवर्क ट्रैफिक को घटाना और रियल टाइम डेटा के प्रोसेसिंग करने में तेज करना होता है। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइस, ये जो एज कंप्यूटिंग था। आगे चलते हैं, आईओटी में जो एक्चुएटर्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है। डेटा संग्रह करना, भौतिक कार्यवाही करना जैसे मोटर चलाना, डेटा प्रोसेसिंग करना, केवल नेटवर्क का कनेक्शन देना। ठीक है ना, तो जो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक कार्यवाही करना जैसे मोटर चलाना होता है, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, भौतिक कार्यवाही करना जैसे मोटर चलाना। तो एक्चुएटर में वे डिवाइसेस होते हैं जो सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर कोई भौतिक कार्यवाही करते हैं, जैसे किसी मोटर को चलाना या वाल्व खोलना। तो इसका ये काम होता है। ठीक है ना, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आईओटी में उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल में कौन सा वायरलेस तकनीकी नहीं है। ठीक है ना, वायरलेस तकनीकी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जिगबी, इसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जिगबी है, ब्लूटूथ है, लोरा है। ठीक है ना, तो HDMI है, ये आपका क्या है कि ये वायरलेस डिवाइस नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा HDMI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईओटी डिवाइस को नियंत्रित और मॉनिटर करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें, यहाँ एड्रीनो है। ठीक है ना, रास्पबेरी पाई है और क्या है AWS आईओटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आईओटी का एक प्रमुख अनुप्रयोग एप्लीकेशन कौन सा है। अनुप्रयोग बात कर रहा है, कौन सा प्रयोग होता है एप्लीकेशन, स्मार्ट होम ऑटोमेशन में, आपने पहले पढ़ा था, स्मार्ट हेल्थ केयर में। ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी आपने देखी थी। आगे है स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ में। तो इसका सारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में बोला गया कि आईओटी आर्किटेक्चर में मुख्य रूप से कितने स्तर या कितने लेयर्स होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 3 लेयर होंगे और तीसरे लेयर की बात करें, एक लेयर और भी होता है, चौथा लेयर भी। ठीक है ना, कहीं कहीं 3 की बात होती है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आईओटी में जो मुख्य लेयर हैं, ये 3 लेयर कौन कौन से हैं। एक होता है परसेप्शन लेयर जिसमें सेंसर और एक्चुएटर्स होते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क लेयर, ठीक है ना, जो डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं। एक होता है एप्लीकेशन लेयर जो एंड यूजर को इंटरफेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आईओटी सिस्टम में गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो गेटवे का जो मुख्य कार्य क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, डेटा को क्लाउड पर भेजना होता है और केवल डेटा स्टोरेज करना। केवल शब्द गलत, ऑप्शन बी तो पक्का ही गलत है। सेकंड करें, बात करें आईओटी डिवाइसेस को चार्ज करना और सेंसर को कंट्रोल करना, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर है डेटा को क्लाउड पर भेजना होता है। गेटवे का काम, कोई भी गेट है, गेट से आप क्या करते हैं, चीज़ें
कोई भी चीज़ आने जाने का काम होता है गेट से। वैसे यहाँ पे इंटरनेट पे जो गेटवे का प्रयोग होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, डेटा को क्लाउड पर भेजना होता है, ठीक है ना। क्लाउड एक सिस्टम है जिसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बात करें, आगे चलते हैं। आईओटी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी विधियां उपयोग की जाती हैं, ठीक है ना। वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया और एलपी वैन हो गया। तो उपरोक्त सभी, इसमें जो आंसर आएगा इसका भी आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अब ध्यान दें, LPWAN क्या है, ये है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। बाकी आप वाईफाई के बारे में जानते हैं, ब्लूटूथ के बारे में जानते हैं, आप जिगबी के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको आगे के क्वेश्चन में जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईओटी में नेटवर्क में फॉग कंप्यूटिंग का क्या उपयोग होता है। तो जो आईओटी में फॉग कंप्यूटिंग की बात करें तो फॉग कंप्यूटिंग का जो उपयोग होगा वो होगा डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड के बजाय लोकल स्तर पर करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कह रहे हैं फॉग जो कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी डिवाइसेस के बीच एक मध्यवर्ती का काम करता है, परत के रूप में काम करता है और जिससे डेटा प्रोसेसिंग लोकल स्तर पर होती है और क्या होता है, और प्रतिक्रिया जो है समय तेज होता है। मतलब ये जो फॉग कंप्यूटिंग है वो काम बहुत तेज़ी से करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी में उपयोग किए जाने वाले सामान्य डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उदाहरण है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा MQTT, ठीक है ना। कॉप हो गया AMQP, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलते हैं, अब देखो MQTT तो मैंने पहले पिछले भी क्वेश्चन में देखा था, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट लाइट वेट और लो बैंडविड्थ आईओटी संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग है इसका। बात करें कोप क्या है, कोप क्या है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये आईओटी एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करें AMQTT एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, जो रियल टाइम आईओटी संचार के लिए, ध्यान दीजिएगा इसके लिए आप रियल टाइम आईओटी, ठीक है ना, संचार के लिए उपयोग किया जाता है AMQP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आईओटी में LPWAN LP लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क तकनीकी का जो मुख्य लाभ क्या है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाए कम पावर खपत और लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन करना, ठीक है। तो जो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है, कम पावर खपत होगी, ठीक है ना, और लंबी दूरी तक ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सभी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर व्याख्या देखें तो नेटवर्क जो LPWAN है, ठीक है ना, आईओटी नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी है जो कम पावर खपत के साथ लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है और यह स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल आईओटी एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो आईओटी आर्किटेक्चर में क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो आईओटी है उसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म का प्रयोग क्यों किया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। बोला गया है कि आईओटी जो डिवाइस है डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म का प्रयोग क्यों किया जाता है, हमने कहा ना। तो क्लाउड जो है डिवाइसेस से डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े डेटा को इसका करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे डाटा नहीं। छोटे डेटा का तो प्रयोग कंप्यूटर में ही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, आईओटी में स्मार्ट सेंसर किस प्रकार से पारंपरिक सेंसर से भिन्न होते हैं ना। जो स्मार्ट सेंसर होते हैं, जो पारंपरिक सेंसर हैं, उनसे भिन्न कैसे होते हैं। वे केवल डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, केवल सब गलत बोला गया है मैंने। वे डेटा को स्टोर और प्रोसेस भी कर सकते हैं, वे क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, वे केवल मैनुअल ऑपरेशन पर आधारित होते हैं। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो स्मार्ट सेंसर पारंपरिक स्तर से अधिक उन्नत होते हैं क्योंकि वे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और क्लाउड या अन्य डिवाइसेस को भेज सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर पे। 20 में बोला गया कि आईओटी में जो मिडिल वेयर है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईओटी डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच संचार को सरल बनाना। ठीक है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो मिडिल वेयर के बारे में एक सॉफ्टवेयर परत होती है जो आईओटी डिवाइसेस और एप्लीकेशन के बीच डेटा को स्ट्रीमलाइन करती है जिससे संचार अधिक कुशल बनता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, आईओटी नेटवर्किंग में कौन सी तकनीकी सबसे कम पावर खपत करती है। तो ठीक है ना, तो एक है वाईफाई सबसे कम पावर खपत, ब्लूटूथ हो गया, लो RAW हो जाएगा, और क्या है तो देखिए लो से तो हुई, इसका नाम हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। लो क्या है, लो पावर होता है। आर से ध्यान से देखिए, इसका लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है ना, ठीक है, लो से ही तो क्लियर है। तो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क एक लो पावर लंबी दूरी के लिए संचार तकनीकी है जिसका उपयोग आईओटी डिवाइसेस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें बोला गया है आईओटी में कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो मशीन टू मशीन, ध्यान दीजिएगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, MQTT। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा MQTT, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, MQTT प्रोटोकॉल आप जानते हैं, मैसेज क्वीनिंग टेम्परेरी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो मैसेज क्वीनिंग, ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसपोर्टेशन का एक हल्का प्रोटोकॉल है जो कम बैंडविड्थ और लो पावर आईओटी के नेटवर्क में M2M मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त किया जाता है। बात करें जिग्बी की, तो यहाँ पे अभी मैंने कहा था ना कि जिग्बी के बारे में जानकारी अभी मिलेगी आपको 23 क्वेश्चन नंबर में। तो जिग्बी जो प्रोटोकॉल का उपयोग है मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो जिग्बी का उपयोग जो है स्मार्ट होम ऑटोमेशन में, हाई स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड में, स्ट्रीमिंग सेवाओं में या गेमिंग नेटवर्क्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्मार्ट होम ऑटोमेशन में जिग्बी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिग्बी कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। जिग्बी एक लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो मुख्य रूप से स्मार्ट होम, इंडस्ट्रियल आईओटी सिस्टम में उपयोग किया जाता है। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी में उपयोग होने वाले वायरलेस प्रोटोकॉल का सही मिलान है ना। तो इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, गलती से मिस्टेक हुई है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखो, क्वेश्चन नहीं बताया लेकिन इसमें मिला है। तो जिग्बी जो है लो पावर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है। बात करें लोरा की तो लॉन्ग रेंज, ठीक है, लंबी दूरी, कम पावर खपत करेगा। और वाईफाई आप जानते हैं हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो आईओटी में NFC क्या है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्मार्ट होम में, पेमेंट ट्रांजैक्शन में, स्मार्ट फार्मिंग में, हेल्थ केयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट ट्रांजैक्शन में। तो जो NFC होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसका प्रयोग जो है पेमेंट ट्रांजैक्शन में किया जाता है। NFC एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी है जो कि मुख्य रूप से कंटेंटलेस पेमेंट और डिवाइस टू डिवाइस डेटा ट्रांसफर में उपयोग किया जाता है। बात करें आईओटी नेटवर्क में 5G का मुख्य लाभ क्या होता है। तो आईओटी का जो मुख्य लाभ होगा वो क्या होगा, केवल लंबी दूरी तक डेटा भेजने की क्षमता, केवल शब्द गलत मैंने बोला है, बैटरी लाइफ बढ़ाना, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र और लो लेटेंसी, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केवल तो 3 ऑप्शन में लगे ही हैं ना, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। LPWAN क्या है। LPWAN मतलब लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क शामिल है। तो NB-IoT है, लो, ठीक है, लोरा वैन हो गया, और ये है सिगफॉक्स। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, इसके लिए सभी प्रयोग होंगे, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, आईओटी में जो कोप है, कोप कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग कर किसके लिए किया जाता है। हाई बैंडविड्थ नेटवर्क में, लो पावर और लो बैंडविड्थ नेटवर्क में, और केवल मोबाइल एप्लीकेशन में, केवल क्लाउड स्टोरेज
इसमें। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो पावर और लो बैंडविड्थ नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाता है कोप का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका IoT नेटवर्क में ब्लूटूथ 5.0 है किस कारण से उपयोगी है। तो ये जो है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है, लंबी दूरी तक कनेक्टिविटी है, लो पावर खपत है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याख्या देख लें तो व्याख्या में बोला गया है कि जो ब्लूटूथ 5.0 है IoT नेटवर्क में अधिक स्पीड, लंबी दूरी और कम पावर खपत की सुविधा प्रदान करता है, जिससे स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, IoT नेटवर्क में थ्रेड प्रोटोकॉल। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड जो प्रोटोकॉल है उसका उपयोग क्यों किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए की बारे में बात करें तो IoT डिवाइसेस के लिए सुरक्षित और लो पावर नेटवर्क है, केवल हाई स्पीड नेटवर्क केवल। ठीक है ना, तो केवल तो गलत होता है पहले बताया, और केवल यहाँ भी लगा हुआ है और केवल डेटा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, IoT डिवाइस के लिए सुरक्षित और लो पावर नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया IoT सिक्योरिटी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। डेटा एन्क्रिप्शन, डिवाइस ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स का खतरा, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना, सभी चारों होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। IoT डिवाइस में डेटा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का उपयोग करना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, आपके नेटवर्क का उपयोग करना, बिना सिक्योरिटी अपडेट के डिवाइस चलाना। तो सबसे अच्छा इसका जो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का उपयोग करना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना। ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए। ठीक है ना, चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, डेटा को एन्क्रिप्ट करना होता है डिवाइसेस में डेटा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन शब्द ही सिक्योरिटी लेवल का शब्द है, मतलब इसका मतलब ही सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो जो एन्क्रिप्शन होता है महत्वपूर्ण होता है, जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, IoT सिक्योरिटी में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या मतलब है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन के बारे में मैंने बात करी, तो बोला कि सिक्योरिटी के बारे में मैटर होता है इसके बारे में। तो डेटा को केवल ट्रांसमिशन के दौरान सुरक्षित रखना होता है, डेटा को स्टोर में सुरक्षित रखना होता है, डेटा को ट्रांसमिशन से लेकर रिसीविंग तक पूरी तरह सुरक्षित करना। देखो वैसे इसके नाम से ही क्लियर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मतलब शुरू से अंत तक इसका जो होगा सिक्योरिटी ये देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 के, तो IoT डिवाइस में सबसे आम साइबर अटैक कौन सा है ना। सबसे आम साइबर अटैक कौन सा है, फिशिंग, मैन इन द मिडिल, ठीक है, अटैक, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो सभी, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, जो साइबर अटैक को दर्शाती हैं। निम्नलिखित में से इसमें भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन मिलान हम देख लेते हैं, मिलान के बारे में क्या बातें हैं। एन्क्रिप्शन क्या होता है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन है केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को एक्सेस कर देना होता है। ठीक है ना, अधिकृत उपयोगकर्ताओं को एक्सेस देना होता है। ठीक है, बात करें फायरवॉल की, जो अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना होता है। ठीक है ना, जो नेटवर्क सही नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको रोकता है। बात करें IoT में जो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी है उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा, हर डिवाइस और उपयोगकर्ताओं को पहले से स्वीकृत होती है, नेटवर्क में सभी डिवाइसेस पर भरोसा किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, किसी भी डिवाइस या उपयोगकर्ता पर स्वतः विश्वास नहीं किया जा सकता और हर बार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी में आपका इसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 37, IoT डिवाइसेस में ऑथेंटिकेशन को मजबूत करने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल सर्टिफिकेशन और उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बात करें IoT की, IoT सिक्योरिटी में ब्लॉकचेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है ना,
तो जो ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करने के लिए, नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, केवल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, IoT डिवाइस को बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए। केवल सब तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर सी हो नहीं सकता। ब्लॉकचेन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, IoT डिवाइसेस में कौन सी तकनीकी डेटा ट्रांसमिशन को अधिक सुरक्षित बनाती है। एक है TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक है VPN जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है ना, इसलिए तो आप जानते हैं मोबाइल में भी होगा। सिक्योर बूट हुए और उपरोक्त सभी, तो ये सभी सिक्योरिटी को ही देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सिक्योरिटी सभी देते हैं। ठीक है ना, VPN नेटवर्क कनेक्शन को सुरक्षित रखता है, और जो TLS है वो IoT डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित रखता है, और जो सिक्योर बूस्ट है वो अनधिकृत सॉफ्टवेयर को IoT डिवाइस पर चलने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर बात करें कि 40 की, तो 40 में क्या बोला गया है, जो IoT सिक्योरिटी में इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन होता है ना, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम IDS का उपयोग का कार्य जो है होता है कैसे। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है ना, डिटेक्शन सिस्टम जिसको IDS कहेंगे, अनअधिकृत एक्सेस और साइबर अटैक को डिटेक्ट करना होता है। IoT डिवाइसेस की बैटरी लाइफ बढ़ाना और केवल डेटा स्टोरेज में सुधार करना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है, अनधिकृत एक्सेस और साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करना इसका काम है। ठीक है, डिटेक्शन से ही क्लियर है, डिटेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, डिटेक्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 पे, निम्नलिखित में से कौन सा IoT का एक प्रमुख अनुप्रयोग है। आज के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आज 50 क्वेश्चन कराएंगे और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट मतलब अगले दिन हो जाएगा, जिससे बोझ नहीं ना पड़े और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा IoT का एक प्रमुख अनुप्रयोग है। स्मार्ट होम, औद्योगिक शौचालय, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्मार्ट होम में IoT का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नहीं, सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए, स्मार्ट उपकरणों को ऑटोमेशन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बात करें इंडस्ट्रियल IoT मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर उपयोग किया जाता है। विनिर्माण पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ऊर्जा प्रबंधन पे, आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन। ठीक है ना, उपरोक्त सभी, तो इसका भी जो आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। 44 की बात करें, स्मार्ट हेल्थ केयर में IoT का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। मरीजों की रियल टाइम निगरानी करना, ठीक है, दूरस्थ रोगी देखभाल, रिमोट पोटेंशियल मॉनिटरिंग हो सकता है, चिकित्सा उपकरणों का स्वचालन होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45 में वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन नहीं है, बस इसका मिलान देख लीजिएगा। स्मार्ट सिटीज़, तो जो स्मार्ट सिटीज़ है ट्रैफिक प्रबंधन और पब्लिक सेफ्टी में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब IoT का। ठीक है, और बात करें स्मार्ट एग्रीकल्चर में, तो सेंसर आधारित फसल निगरानी, और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑटोमेटेड वाहन ट्रैकिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, स्मार्ट ग्रिड में IoT का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बिजली की खपत की निगरानी और अनुकूलन के लिए, नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए। तो उपरोक्त सभी, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 47, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में IoT कैसे मदद करता है। ठीक है ना, तो ये ट्रैफिक प्रबंधन को सुचालित करता है, वाहनों को ट्रैक और मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, और बात करें सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मार्ट कृषि की बात करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर में IoT सेंसर किस लिए उपयोग किए जाते हैं। मिट्टी की नमी की निगरानी करने के लिए, फसल की वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए, जल प्रबंधन को सुशासित करने के लिए। इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के लिए। देखते हैं कनेक्टेड कार्स जो होती हैं, कनेक्टेड कोर्स जो होते हैं, कोर्स में IoT का उपयोग किया जाता है रियल टाइम नेविगेशन और ट्रैफिक अपडेट के लिए। ठीक है ना, पहला हो गया।
वाहन प्रदर्शन की निगरानी के लिए, स्वचालित ब्रेकिंग और सेफ्टी फीचर्स के लिए। तो इन सभी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब वियरेबल IoT डिवाइसेस का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो वियरेबल डिवाइस हैं उनका प्रयोग मुख्य रूप से तो भैया स्वास्थ्य और फिटनेस मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है। आपको तो मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, ठीक है, जब डिटेल में देख रहे थे हम, ठीक है। तो इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में कराएंगे, ठीक है ना। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा काफ़ी हो जाएगा। तो जो अगला पार्ट आएगा इसमें जो IoT के लास्ट के 51 से 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इसका उपयोग सब लोग कर सकें, ठीक है ना। आने वाली UP की जितनी भी वैकेंसी जो भी वैकेंसी होंगी, अब कंप्यूटर और UPG के हर जो भी पेपर होगा सब में रहेगा ही, ये फिक्स हो गया है, ठीक। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। अगर जो भी गलतियां हुई हों उनको थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। जो भी अगर नया टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे आपको MCQ देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करें, जो भी जैसा भी लगता है आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना, थैंक्स।